यस सर। टॉपिक कवर अप करने के लिए हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लास कर सकते हैं, तो आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। क्लास जो मॉर्निंग में वही लगभग 8:30 से 9:30 के बीच में होगी, ठीक है, या 8:15 से 9:15 के बीच में होगी। और इवनिंग के जो क्लास का टाइम है वो अभी जो चल रहा है वही होगा। और जल्दी ही मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है यह जानना जरूरी है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा जो अंतर है वह स्थान का है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग इज लोकेशन। लोकेशन का डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑफलाइन लर्निंग में पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू द ट्रेनिंग लोकेशन। ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ाते हो, आपने कॉलेज में पढ़ाई की होगी, स्कूल में पढ़ाई की होगी, तो हमें पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज यानी एक निश्चित जगह पे जाना होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें किसी फिक्स जगह पे नहीं जाना है, हम जहां से चाहें वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन के साथ एक और चीज है, टाइम का कोई झंझट नहीं है। लेकिन ऑफलाइन के साथ क्या है, टाइम फिक्स है कि 10 से 4 की क्लास है, 10 बजे से 4, कई जगहों पे 6 बजे से क्लास होती है, कहीं पे थोड़ा सा लेट 8 बजे तक होती है, बट 8 बजे के बाद कहीं कोई क्लास नहीं होती है, और 6 बजे के पहले कहीं कोई क्लास नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप जैसे चाहो वैसे अपने टाइम को सेट कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या है कि जितने देर आप स्कूल में हो उतनी ही देर आपको टीचर का सपोर्ट मिलता है। ऑनलाइन में क्या है, आप जब चाहो तब आपको टीचर का सपोर्ट मिल जाता है। आप जब चाहो तब आपको टीचर का सपोर्ट मिल जाता है। क्लियर है ये चीज? श्योर है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन जो लर्निंग है, वह ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वह स्टूडेंट और टीचर दोनों के कन्वीनियंस के अनुसार हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं, इतनी रात गए, क्या यह चीज़ स्कूल में संभव था या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में संभव है? नहीं है ना। दूसरा चीज, कोचिंग में पढ़ने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, जो कि आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप में से कई लोगों को जॉब छोड़नी पड़ेगी, आप में से कुछ लोगों को कुछ और चीज छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, जो लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप अपने घर से बैठ के आप अपनी स्टडी कर सकते हो, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है सबको? श्योर है? कोई डाउट इसमें गाइस? कोई डाउट? नो सर। नो सर। तुम्हारे पास है, तुम ले लेके जाओ। चलिए आगे चलते हैं इससे। अगली चीज है हमारे पास स्वयं। स्वयं के बारे में ऑलरेडी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। स्वयं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और एजुकेशन पॉलिसी के तीन जो प्रमुख सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी और गुणवत्ता, क्वालिटी, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। श्योर है? इसमें कोई डाउट गाइस? नो सर। श्योर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है? चलो, अब इसमें क्या है, जो स्वयं जो है वह उन छात्रों के लिए, देखो भारत में अगर डिजिटल डिवाइड की हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक बहुत बड़ा डिजिटल गैप था। शहरों के में जो बड़े परिवार, जो धनी परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन गांव के घरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब काफी हद तक चीजें बदल गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटल डिवाइड है। जैसे वाईफाई की जो सुविधा शहरों में उपलब्ध है, क्या वो अभी भी गाँव में है? बहुत कम गाँव में है। नो सर। कई जगहों पे अभी 4G ठीक से काम नहीं करता है और 3G ही काम करता है। और ऐसी स्थिति में जो नेटवर्क है वह बेहतर नहीं होने के कारण उससे बच्चों को काफी दिक्कत होती है ठीक से क्लासेस। तो यह जो एक इंटरनेट, यह जो एक डिजिटल डिवाइड है, इस डिवाइड को पाटने का काम भी स्वयं के द्वारा होगा। ठीक है, स्वयं के माध्यम से आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और स्वयं में दो चीजें हैं, स्वयं के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला, आप शौक के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, या डिग्री प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। सेम कोर्स अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन वही अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको उसके लिए एग्जामिनेशन फी देनी होती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है इसका। क्लियर है चीज?
तो इसके माध्यम से जिन छात्रों की शिक्षा छूट गई है, जो छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए, चाहे जो भी प्रॉब्लम उनके साथ रही हो, तो वैसे छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाने का एक जरिया जो है वो स्वयं है। स्वयं में 4 तरह के पाठ्यक्रमों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वीडियो लेक्चर, दूसरा है वीडियो लेक्चर के बाद जो सेकंड चीज आता है वह है रीडिंग मटेरियल। सेकंड चीज क्या है? रीडिंग मटेरियल। थर्ड चीज क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। और चौथी चीज क्या है? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। तो स्वयं के 4 क्वाड्रेंट हैं और इन्हीं चारों क्वाड्रेंट के माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं। श्योर है सब लोग? स्वयं में कौन कौन सी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, एनपीटीईएल फॉर इंजीनियरिंग, यूजीसी फॉर नॉन टेक्निकल पीजी एजुकेशन, सीईसी फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। अगर आपने सीईसी का नाम आपने और कहाँ देखा है बताओ? सीईसी का नाम आपने कहाँ देखा है बताइए? आप सबने सीईसी किसका का सर? नाम देखा होगा। किसका सर? सीईसी जो चौथे नंबर पे जो इसमें लिस्ट में नाम है, वह नाम आपने कहाँ देखा है बताओ? नहीं देखा सर, सीसी होते हैं सर, सीसी। नहीं, सीईसी सबने देखा है, बट आपको ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपने कहाँ देखा है। नो सर, नहीं बताइए, आ रहा समझ। सोचिए। दूरदर्शन देखा है कभी? यस सर। यस सर, याद पड़ा। याद आया? यस दूरदर्शन सर। पे शाम को 4 बजे के आसपास और मॉर्निंग में यूजीसी सीईसी के प्रोग्राम चलते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। याद है? यस सर। चलिए इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगली चीज है, अगला है एनसीईआरटी। सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी के बारे में। नियोस, नियोस के बारे में भी सब लोग जानते हैं। नियोस के बाद अगला क्या है? इग्नू, सब लोग जानते हैं। आईएमबी मैनेजमेंट के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। और एनआईटीटीआर फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इतने इंस्टीट्यूशन जो हैं वह स्वयं के साथ जुड़े हुए हैं, या इतने इंस्टीट्यूशन मिलके डिफरेंट टाइप के कोर्सेज स्वयं पे उपलब्ध कराते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई डाउट गाइस? नो सर। आगे चलें। चलिए सी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, एकलव्य क्या है ये बताओ? एकलव्य क्या है? स्कूल सर। बताइए। का नाम। नहीं पता सर। स्कूल का नाम है सर। सबको पता है, एकलव्य जो है वो भारत का पहला टेक्निकल एजुकेशन टीवी चैनल था, जिसे इग्नू ने लॉन्च किया था। ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये क्लियर है चीज? चलो आगे बढ़ने के पहले कुछ नाम जरा नोट डाउन कर लो। विद्या वाहिनी, शिक्षा वाहिनी, सांख्य वाहिनी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम टर्म है। विद्या वाहिनी, शिक्षा वाहिनी, सांख्य वाहिनी। विद्या वाहिनी के बारे में क्या जानते हैं? नाम सुना है कभी? बेसिकली नो सर। बेसिकली 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था भारत में एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए। यानी स्कूलों को कंप्यूटर और यानी इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए 3 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे।
जिसमें विद्या वाहिनी जो प्रोग्राम था वह यह था कि देश भर के जितने भी स्कूल्स होंगे उनको इंटरनेट के थ्रू जोड़ा जाएगा, यानी हर स्कूल में कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी दी जाएगी। और विद्या वाहिनी था। जो ज्ञान वाहिनी था, विद्या वाहिनी के बाद दूसरा था ज्ञान वाहिनी। तो ज्ञान वाहिनी जो था वह यह था कि पूरे देश भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं एंड जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हैं उनको इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा जाएगा, यानी उनमें इंटरनेट और कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सांख्य वाहिनी था, जो हाईएस्ट लेवल पे था, वह यह था कि जो देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डेटा को ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। सांख्य वाहिनी से ही फर्दर आगे चल के इन्फिलिब नेट डेवलप होता है, जिसके ऊपर अब तक 2 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या डेवलप हुआ उससे आगे बढ़ के? इन्फिलिब नेट। इन्फिलिब नेट जो है वह देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबके लाइब्रेरी का एक नेटवर्क है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। यानी पूरे देश भर की जितनी भी महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज हैं यूनिवर्सिटी की, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? इन्फिलिब नेट करता है। और इस पे 2 बार क्वेश्चन आया है और इसी चीज पे 2 बार आया है कि इन्फिलिब नेट है क्या और क्या काम करता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के इंटरनेट को लेकर लॉन्च किए गए और उन्हीं की परिणति आगे चल के स्वयं के फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म्स में हुई है। स्वयं से पहले एनपीटीईएल लॉन्च हुआ था और एनपीटीईएल के माध्यम से आप आईआईटीज के माध्यम से कोई भी कोर्स इंजीनियरिंग का कर सकते थे, लेकिन उसमें केवल इंजीनियरिंग के ही कोर्सेज नहीं थे एनपीटीईएल में, बल्कि उसके अलावा फिलॉसफी भी है और बाकी सारे कोर्सेज भी हैं। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा पे जाने के पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आप लोगों ने कभी ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी और एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य के बारे में मैंने भी बताया था आपको। कभी ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी का नाम सुना है? ये बताओ। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी? ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी। देखो, इग्नू ने 2 एजुकेशनल चैनल लॉन्च किए, एक दूरदर्शन के लिए, एक रेडियो के लिए। तो जो रेडियो के लिए एजुकेशनल चैनल लॉन्च हुआ उसका नाम क्या था? ज्ञानवाणी। और जो दूरदर्शन के लिए लॉन्च हुआ उसका नाम क्या था? ज्ञान दर्शन। तो ध्यान में रखिएगा कि स्वयं प्रभा जो है वह मूलतः जो ज्ञान दर्शन और यूजीसी सीईसी के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं का एक फर्दर डेवलप्ड वर्जन है। उन्हीं का एक फर्दर डेवलप्ड वर्जन जो है वह क्या है? स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा में 32 डीटीएच चैनल है। डीटीएच का फुल फॉर्म डायरेक्ट टू होम। और डायरेक्ट टू होम के लिए क्या जरूरी है ये बताइए? डायरेक्ट टू होम सर्विस के लिए क्या जरूरी है? आपके पास क्या होना चाहिए? सर छतरी छतरी के साथ और टीवी केबल। छतरी और टीवी के बीच में क्या होता है? केबल। सेट टॉप बॉक्स होता है। हाँ हाँ ठीक ठीक। एसटीवी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डायरेक्ट टू होम के लिए? एसटीवी, सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखो अब है क्या कि जब भारत में सबसे पहले थोड़ा सा टेलीविजन के बारे में भी हल्का सा बता देता हूं। भारत में 90 के दशक में या 90 के थोड़ा सा पहले अगर हम 80 के दशक की बात करें तो 80 के दशक के प्रारंभ में भारत में दूरदर्शन का प्रचार हो चुका है। 1984 में, ठीक है, 1984 पहले इंदिरा गांधी जी की हत्या के पहले 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, आपको याद हो, भारत में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स के टाइम पर उस एशियन गेम्स के प्रसारण के लिए देश के हर जिले में लगभग हर जिले में एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाया गया, जिसे हम ट्रांसरिसीवर का क्या कहते हैं? ट्रांस रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों काम करते हैं। देश के हर जिले में रिसीवर लगाया गया। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ वह हुआ कि भारत में
कलर टेलीविजन लॉन्च हुआ। क्या लॉन्च हुआ? कलर टीवी। और कलर टीवी के लिए हमने जो पैटर्न यूज किया वह था पाल। क्या यूज किया हमने? हमने यूज किया पाल। ठीक है, पाल का फुल फॉर्म कंप्यूटर के भी एक दो बच्चे हैं क्लास में। फेज अल्टरनेट लाइन हमने चूज किया। बाकी सारी कंट्रीज ने अलग अलग चीजें चूज की, हमने फेज अल्टरनेट लाइन चूज किया कलर कोडिंग सिस्टम के लिए। यानी कलर टीवी दिखाने के लिए हमने पाल सिस्टम यूज किया। अगर आपको याद हो तो जब टीवी पे एनटीएससी लिख के आता था, टीवी नहीं चलता था। और जब नंबर जो केबल जो चैनल नंबर होता था उसके से पाल लिख के आता था, तभी जाके हमें इमेज दिखती थी। अगर आपको दूरदर्शन का टाइम याद हो तो, या दूरदर्शन के बाद का टाइम। उसके बाद 1991 तक आते आते दूरदर्शन के मार्केट को ओपन कर दिया, बहुत सी प्राइवेट कंपनियां इस फील्ड में आ गई। उसके बाद भारत में केबल टीवी पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। आपको याद है केबल टीवी? अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में केबल टीवी है। केबल टीवी के साथ क्या हुआ, इसको मैं एक बार अलग से भी डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा, एक बार केवल सुन लो अभी, क्योंकि स्वयं प्रभा के लिए आवश्यक है हमारे लिए। केबल टीवी का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो पूरे देश भर में केबल टीवी की प्राइसिंग मनमानी होनी शुरू हुई। जब एक बार लोगों को टीवी देखने की आदत लग गई, महिलाओं को टीवी देखने की आदत लग गई, फिर क्या स्टार्ट हुआ? केबल टीवी की जो प्राइसिंग है वह मनमाने ढंग से रखनी लोगों ने स्टार्ट की। इस चीज को लेकर जब हंगामा हुआ तो यह मुद्दा संसद में उठा। फिर संसद ने कहा कि ठीक है, इसके प्राइस को कंट्रोल किया जाए। और प्राइस को कंट्रोल किया जाए तो इसके लिए उन्होंने क्या चूज किया? इन्होंने कहा कि अब तक जो हम एनालॉग सिस्टम यूज कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं। टीवी देखने के पूरे तरीके, तौर तरीके में हम परिवर्तन कर देते हैं। तो पाल सिस्टम में एनालॉग सिग्नल यूज होता है। ने कहा नहीं नहीं, एनालॉग बहुत दिन हमने देख लिया, अब एनालॉग नहीं देखेंगे। अब क्या करेंगे भाई? टीवी का कंट्रोल जो है वह दर्शक के हाथ में होना चाहिए, वह डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए। अच्छा, कभी होटलों में खाना खाने गए हो? हमेशा से सब सब कभी ना कभी गए होंगे, रेगुलर भी जाते होंगे। तो जब आप खाना खाने जाते हो तो मेन्यू कार्ड कभी ध्यान से देखा है? कभी मेन्यू कार्ड कभी ध्यान से देखा है? Yes, sir. एक पे लिखा होता है थाली, ध्यान दिया हाँ, कभी? yes, 150 sir. रुपए की थाली है, 200 रुपए की थाली है, 300 रुपए की थाली है। और एक पे लिखा होता है आला काट्रे। आला काट्रे का मतलब क्या होता है? या आला काट्रे का मतलब छोड़ दो, आला काट्रे में होता क्या है? याद करो और बताओ। जिस होटल में भी हम जाते हैं वो हमें दो ऑप्शन देता है। या तो हम उसकी बनाई, उसका जो सेट पैटर्न है कि वह उसने एक थाली बनाया है जिसमें एक मीठा है, दो रोटियां हैं, थोड़ा चावल है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ा सलाद है, दाल है, रायता है, जो कुछ भी है। जब जितनी कीमत दे रहे हो उसके अनुसार उसे ले सकते हो सुविधाएं। एक तो उसके द्वारा तय की गई सुविधाएं हैं कि आपको यही चीज मिलेगा, यही चीज आपको खाना है, जो तय कर रहा है। दूसरा होता है आप खुद से तय करते हो कि नहीं भाई, मुझे सब नहीं खाना है, मुझे तो नान खाना है, और क्या खाना है? पनीर खाना है। हमने क्या लिया? केवल दो चीजें ले ली, दो नान ले लिया, थोड़ा सा पनीर ले लिया। ठीक है, तो यह जो सिस्टम है जहां अपनी पसंद का भोजन चूज कर सकते हैं, उसे आला काट्रे कहते हैं। कि हमें क्या खाना है हम तय करेंगे, होटल वाला तय नहीं करेगा। होटल वाला हमें ऑप्शन देगा कि हम क्या क्या खा सकते हैं। इस चीज को क्या कहा जाता है? आला काट्रे कहा जाता है। क्लियर है गाइस? क्लियर है ये चीज? Clear. इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सो No, ठीक sir. संसद ने यही चीज तय किया कि टेलीविजन की फील्ड में भी दो चीजें होंगी, एक होगा पैकेज और एक होगा आला काट्रे। अब बात यह है कि पैकेज जो है आला काट्रे, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? यह होगा कि इसका सिलेक्शन तो तभी होगा जब सिग्नल डिजिटल होंगे, क्योंकि तभी हम सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली डिजिटल सिग्नलिंग की स्टार्ट हुई। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की स्टार्टिंग हुई और डिजिटल सिग्नलिंग के बाद एसटीबी की शुरुआत हुई। एसटीबी इंप्लीमेंट किया गया। और जब एसटीबी आया, सेट टॉप बॉक्स आया, उसके कुछ समय के बाद से
फिर ये जितने भी छोटे छतरी वाली कंपनियां हैं, एयरटेल टीवी आ गया, स्टार वो आ गया, क्या कहते हैं, टाटा स्काई आ गया, सन टीवी आया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां भी इस फील्ड में आ गई। ठीक है, जिसमें दूरदर्शन भी आया, डीडी प्लस के नाम से दूरदर्शन भी आया, जी टीवी का भी आया, सबका आया। अब आगे चल के सरकार ने इसी सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल करके अभी रिसेंटली स्वयं प्रभा लॉन्च किया। स्वयं मतलब खुद, और प्रभा मतलब लाइट, यानी खुद को इनलाइटन करने का तरीका, यानी खुद की शिक्षा प्राप्त करने का तरीका। क्लियर है चीज? तो जो स्वयं प्रभा चैनल है, स्वयं प्रभा जो है, यह 32 टेलीविजन चैनल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें जी सेट 15 सैटेलाइट के द्वारा 24 घंटे 7 दिन एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो 24 घंटे का प्रोग्राम नया प्रोग्राम नहीं होता है, हर दिन 4 घंटे का प्रोग्राम नया प्रोग्राम होता है। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को 5 बार रिपीट किया जाता है। ध्यान रखना, 4 आवर्स का प्रोग्राम होता है, उसको कितने देर रिपीट किया जाता है? 5 बार, यानी कुल 20 आवर्स का प्रोग्राम रन होता है। बाकी 4 घंटे जो होते हैं कूलिंग पीरियड के होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? और यह कहां से कंट्रोल होता है? गांधीनगर से। इसके लिए जो टीचिंग सामग्री होती है वो कहां से आती है हमारे पास? वो टीचिंग सामग्री हमारे पास आती है एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और न्योस जो है इसका टीचिंग सामग्री देता है। और एनफिलिप नेट जो है वह इसके वेब पोर्टल की देखभाल करता है। ठीक है गाइस, कोई डाउट? Yes, sir. श्योर है? चलिए आगे चलते हैं। इस डीटीएच चैनल पे क्या क्या चलता है? हायर एजुकेशन कवर अप होता है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन कवर अप होता है, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कवर अप होते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जरूरी है। और चौथा, कोचिंग दी जाती है। कोचिंग किस क्लास के लिए? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग भी यहाँ दी जाती है। तो यह सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। इसमें कोई डाउट गाइस? नो सर। आगे चलें? यस सर। ठीक है, अगली चीज है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगली चीज क्या है? मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देखो, जो मूक का कंसेप्ट आता है, मूक के कंसेप्ट की शुरुआत जो होती है वह इंटरनेट के डेवलपमेंट के साथ होती है। ठीक है, तो इंटरनेट पर फ्री में कोर्सेज देने की जब बात होती है तो वह कोर्सेज किसके माध्यम से आते हैं? मूक के माध्यम से आते हैं। फ्री में जो कोर्सेज आते हैं किसके माध्यम से आते हैं? मूक के माध्यम। वो जो पूरा सिस्टम उसे हम क्या कहते हैं? मूक कहते हैं, MOOC। ठीक है, MOOC में वैसे कोर्सेज हैं जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थे, और अब जाके कुछ लोगों ने उस पर कुछ चार्जेस लेना स्टार्ट किया है। यह लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हेल्प करता है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीजों में इससे हेल्प मिलती है। स्वयं भी एक तरह का मूक है। स्वयं भी क्या है? एक तरह का मूक है। स्वयं में मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताया था कि स्वयं के साथ एक चीज और भी है कि स्वयं में आप क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे मान लो आपने डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बट किसी कारण से आपने फर्स्ट ईयर के बाद से पढ़ाई छोड़ दी। अब 5 साल के बाद अब दोबारा चाहते हो कि आप पढ़ाई स्टार्ट करो, कहीं भी नई जगह पे जाओगे तो क्या होगा? आपका एडमिशन कौन से ईयर में होगा? बताओ। सर जहाँ पर छोड़ी आपका है वहीं एडमिशन पर कौन स्टार्ट से ईयर होगा में सर। होगा बताओ? बोलो। फर्स्ट ईयर में नहीं होगा? नहीं होगा ना?
यस कहीं भी सर। आप जाओगे तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होगा। बट जब आप स्वयं के थ्रू जाते हो तो क्या होता है, स्वयं ड्यू को कांटेक्ट करेगा, कहे कि भैया बच्चे का जो क्रेडिट है वो मुझे ट्रांसफर कर दो। तो आप सीधे कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आपका 1 साल का टाइम पूरा बच जाएगा। स्वयं का एक बेनिफिट ये भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्वयं भी क्या है, एक तरह का मूक है। स्वयं भी क्या है, एक तरह का मूक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। स्वयं इज ऑल्सो टाइप ऑफ मूक। क्लियर है सबको? चलिए, यस सर। तो मूक से बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आप बहुत सारे आपको एक आजकल अपग्रेड के कोर्सेज देखते होंगे, बहुत सारे कोर्सेज अपस्किल के कोर्सेज देखते हैं इंटरनेट पे, जो ऐड आता है वो सब किसका एग्जांपल है, मूक का ही एग्जांपल है। यानी ऐसे कोर्सेज जिन्हें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, वह उसके लिए मिनिमम या ऑलमोस्ट नो फी होती है। वैसे कोर्सेज को हम क्या कहते हैं, मूक कहते हैं, जो सबके लिए खुला हुआ है, ओपन है। और ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से पूरी दुनिया के सीखने के तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पूरी दुनिया के सीखने के लिए, एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए इसने एक पूरा नया एवेन्यू ओपन कर दिया है। चलिए, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगली चीज जो है हमारे पास, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आखिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।